नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज हम लोग समझेंगे न्यायिक सक्रियता क्या होती है। न्याय चाहने वाला आमतौर पर न्यायालय जाता है, लेकिन जब न्यायालय ही न्याय चाहने वाले के पास आ जाए तो उसे ही कहते हैं न्यायिक सक्रियता। हम भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म पर सरल और सहज चर्चा चल रही है इस समय, और इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है। आम लोकतांत्रिक व्यवस्था यही है कि अगर आप किसी प्रकार के विवादों में उलझे या फिर आपके किसी प्रकार के अधिकार का हनन हो रहा है तो न्यायालय के पास जाइए, वो आपके विवाद को सुलझा देंगे। लेकिन क्या हो कि किसी बहुत ही जरूरी मुद्दे पर न्यायालय खुद आपके पास आ जाए। न्यायिक सक्रियता इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है कि न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करना। वो दो अंग हैं विधायिका और कार्यपालिका। इसलिए इसे न्यायिक गतिशीलता भी कहते हैं, जुडिशियल मोबिलिटी भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है और न्यायिक सक्रियता शब्द को प्रचलन में लाने का श्रेय आर्थर सैलीसंगर जूनियर नामक एक अमेरिकी इतिहासकार को जाता है। भारत की बात करें तो यहाँ न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक में आया। भारत में इसको लाने का श्रेय न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी को जाता है। न्यायिक सक्रियता का औचित्य क्या है? अब सवाल है कि जब ऐसी स्थिति आती है कि जब न्यायालय को न्यायिक सक्रियता दिखाने की जरूरत पड़ती है, वो स्थिति कौन सी है? इस बात को डॉक्टर बी.एल. बढ़ेरा ने बड़े अच्छे से समझाया। आइए उसे समझते हैं कि उत्तरदायी सरकार उस समय लगभग ध्वस्त हो जाती है जब सरकार की शाखाएं, जो विधायिका और कार्यपालिका हैं, अपने अपने कार्यों का निष्पादन उस तरह से नहीं कर पाती जैसे कि उसे करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में संविधान और लोकतंत्र में नागरिकों का भरोसा टूटने लगता है। नागरिकों के अधिकार और आज़ादी बची रहे और लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बना रहे, इसके लिए न्यायालय पर पीड़ित जनता को आगे बढ़कर मदद पहुंचाने का भारी दबाव बन जाता है। दूसरी बात है कि न्यायिक उत्साह यानी कि न्यायालय भी बदलते समय के अनुसार सुधार में भागीदार बनना चाहते हैं और अपने कार्यकाल के दौरान कुछ हीरो टाइप काम करना चाहते हैं। इसके लिए वो जनहित याचिकाओं को काफी तवज्जो देते हैं। एक तीसरी बात है कि विधायी निर्वात, यानी कि कई बार ऐसा होता है कुछ क्षेत्रों में कानूनों का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय पर ही जिम्मेदारी आ जाती है कि वह परिवर्तित सामाजिक जरूरतों के हिसाब से न्यायालयी विधायन का कार्य करे। जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के संविधान में स्वयं ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिनमें न्यायपालिका को विधायन यानी कानून बनाने की गुंजाइश है या एक सक्रिय भूमिका अपनाने का मौका मिलता है। इसके अलावा सुभाष कश्यप क्या कहते हैं, बहुत जाने माने संविधानविद हैं, कि वो कहते हैं कि उनके अनुसार जब न्यायपालिका अपने सामान्य क्षेत्राधिकार को लांघकर विधायिका या कार्यपालिका के ऐसे क्षेत्रों में दखल देता है, जब विधायिका अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में विफल हो रही या एक ऐसी विधायिका जिसने किसी दल को बहुमत ना मिला हो और सरकार कमजोर व असुरक्षित हो और ऐसे निर्णय लेने में असक्षम हो जिससे कोई जाति या समुदाय या अन्य समूह अप्रसन्न हो सकता है। सत्तासीन दल सत्ता खोने के भय से ईमानदार और कड़ा निर्णय लेने से डर सकता है। इसी कारण से समय लगने और निर्णय लेने में देरी हो सकती है। जहां तक कि विधायिका और कार्यपालिका नागरिकों के मूल अधिकारों जैसे गरिमापूर्ण जीवन, स्वास्थ्य संरक्षण करने में या देने में विफल हो जाता है अथवा कानून और प्रशासन को एक ईमानदार, कार्यकुशल और न्यायपूर्ण व्यवस्था देने में विफल हो जाए, जब किसी पूर्ण बहुमत वाली सर्वसत्तावादी सरकार द्वारा गलत नीयत से या गलत उद्देश्यों से कार्य किया जा रहा हो, जैसा कि आपातकाल के दौरान हुआ था। कभी कभी न्यायालय जाने अनजाने स्वयं मानवीय प्रवृत्तियों, लोक लुभावनावश प्रचार, मीडिया की सुर्खियां बटोरने आदि के लिए भी न्यायिक सक्रियता का इस्तेमाल करती है। ये तो हो गया कुछ ऐसे कारण जो विधायिका या कार्यपालिका जनित होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो न्यायिक सक्रियता को उकसाते हैं। कुछ प्रमुख न्यायविद हैं, उन्होंने कुछ और भी तरीकों से इसका वर्गीकरण किया है। आइए इसको सरल तरीकों से समझते हैं कि नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के समूह मुख्यतः नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से जुड़े मामले उठाते हैं, वहां पर भी न्यायिक सक्रियता की जरूरत पड़ सकती है। उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताओं के समूह राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था की जवाबदेही के ढांचे में, उपभोक्ता अधिकार व्यवस्था की जवाबदेही के ढांचे में उपभोक्ता अधिकार संबंधी मामले उठा सकते हैं।
बंधुआ मजदूर समूह, ये समूह भारत में मजदूरी दास्ता के उन्मूलन के लिए न्यायिक सक्रियता की अपेक्षा करते हैं। पर्यावरणीय कार्यवाही के लिए भी नागरिक समूह हैं। ये समूह न्यायिक सक्रियता को पढ़ते पर्यावरणीय गिरावट या प्रदूषण को समाप्त करने के लिए इन कदम उठाने की बात करते हैं। बाल अधिकार समूह भी हैं, जो चाइल्ड राइट ग्रुप्स, ये समूह बाल श्रम, शिक्षा, साक्षरता का अधिकार, सुधार गृहों के किशोर और यौन श्रमिकों के बच्चों के अधिकारों से संबंधित मामलों को उठाते हैं। निर्धनता अधिकार समूह भी हैं, ये सूखे और अकाल के दौरान सहायता और शहरी गरीबों के मामलों को न्यायालय तक ले जा सकते हैं। कुछ नेटिव पीपल राइट्स भी दिए गए हैं। ये ऐसे समूह हैं जो वनवासियों के या जनजातियों के संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के नागरिकों और उनकी अस्मिता संबंधी अधिकारों के लिए कार्य करते हैं। कुछ महिलाओं अधिकार समूह भी हैं। ये समूह लैंगिक समानता की बात करते हैं, लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न, बलात्कार और दहेज हत्या जैसे मामलों पर आंदोलन करते हैं। कुछ समूह ऐसे भी हैं जो भारतीय न्यायपालिका की स्वायत्तता तथा जवाबदेही संबंधित मुद्दों के लिए आंदोलन करते हैं। कुछ मीडिया ऑटोनॉमी ग्रुप्स हैं, ये प्रेस के साथ ही राज्य के स्वामित्व वाले जनमाध्यमों की स्वायत्तता और जवाबदेही पर काम करते हैं। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिनकी हमें चर्चा की जरूरत पड़ती रहती है। न्यायिक सक्रियता को लेकर कुछ आशंकाएं भी होती हैं। जाहिर है कि सभी बातें तो अच्छी हो नहीं सकती। न्यायिक सक्रियता को लेकर कई सवाल उठते हैं तो कई आशंकाएं भी आती हैं। जैसे विचारात्मक भय होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यायिक सक्रियता की आड़ में न्यायालय कार्यपालिका, विधायिका और अन्य स्वायत्तशाली संस्थाओं की शक्तियों को कम कर रहा हो। कुछ एपिस्टेमिक फियर्स भी होते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र, परमाणु विज्ञान, अन्य क्षेत्रों में जो विशेषज्ञता रखते हैं, यदि वे इन क्षेत्रों में न्यायिक सक्रियता दिखा सकें। लोकतंत्र संबंधी भय भी होता है, जिसे डेमोक्रेटिक फियर कहते हैं। जनहित याचिका वास्तव में लोकतंत्र का पोषण कर रही है या भविष्य में इसकी संरचनाओं को समाप्त कर रही है। कुछ ऑटोबायोग्राफिक फियर्स भी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेवानिवृत्ति के पश्चात राष्ट्रीय मामलों में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक सक्रियता का इस्तेमाल किया जा रहा हो। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम में एक तालमेल की जरूरत होती है। आइए समझते हैं न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम क्या है। न्यायिक सक्रियता के विपरीत एक सिद्धांत है जिसे न्यायिक संयम या जुडिशियल रिस्ट्रेंट कहते हैं। जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। इसकी उत्पत्ति वैसे अमेरिका में ही हुई, जहां न्यायिक सक्रियता में विश्वास करने वाले लोग चाहते हैं कि न्यायालय आगे बढ़कर खुद मामलों को अपने हाथ में ले। न्यायालय आगे बढ़कर जब अपने हाथ में मामलों को लेगा तो वहीं न्यायिक संयम के पैरोकार मानते हैं कि न्यायाधीश की भूमिका सीमित होनी चाहिए। उनका काम इतना भर बताना है कि कानून क्या है। कानून बनाने का काम उन्हें विधायिका और कार्यपालिका पर ही छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा न्यायाधीशों को किसी भी स्थिति में अपने निजी राजनीतिक मूल्यों और नीतिगत एजेंडों को अपने न्यायिक विचार पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसे ही उन लोगों ने न्यायिक संयम कहा है। न्यायिक संयम पर भारत में भी काफी बातें होती हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर बहुत कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को ही समझते हैं। 2007 में की थी। एक मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायिका और कार्यपालिका के कार्य अपने हाथ में ना लें। ऐसा उन्होंने अपने अधीनस्थ न्यायालयों को कहा था। यह भी कहा कि संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया और सरकार की प्रत्येक एजेंसी को अन्य अंगों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए एक दूसरे के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में जो पीठ बैठी थी उसने बहुत सारी टिप्पणियां की। आइए उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों की हम भी बात कर लेते हैं। उस बेंच ने कहा कि बार बार हमारे सामने ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें जजों ने विधायी अथवा कार्यपालिका के कार्य अपने हाथ में ले लिए, जिसका कोई औचित्य नहीं है। यह साफ साफ असंवैधानिक है। न्यायिक सक्रियता के नाम पर जज अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते। पीठ ने यह भी कहा कि जजों को अपनी जिम्मेदारी और सीमा जान लेनी चाहिए और सरकार चलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनमें सदास्यता या विनम्रता होनी चाहिए और उन्हें शासकों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। न्यायालय प्रशासनिक पदाधिकारियों की असुविधा में न डाले या न्यायालय प्रशासनिक पदाधिकारियों को असुविधा में न डाले और इस बात को स्वीकार करे कि प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है, न्यायालयों को नहीं। यदि विधायिका और न्यायालय ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी लोगों की है।
जो अगले चुनाव में अपने मताधिकार का सही रूप से प्रयोग करें और ऐसे उम्मीदवारों को मत दें जो कि उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सके, या फिर अन्य कानूनी तर्कें अपनाकर व्यवस्था को दुरुस्त करें, जैसे शांतिपूर्वक प्रदर्शन। तो कुल मिलाकर न्यायिक सक्रियता बहुत ही जरूरी है और उसकी भी एक सीमा जरूर होनी चाहिए। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका को की अवधारणा से निकटता से जुड़ी हुई है। यह सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता ही है जिसके कारण PIL की संख्या बढ़ी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि न्यायिक सक्रियता का टर्म समझ में आया होगा और न्यायिक सक्रियता से संबंधित ही न्यायिक संयम भी आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।